देखिए जूरिस्प्रूडेंस में आप लोगों को मैंने एक छाट के अभी लिखवाया जा रहा है ताकि आपका लेक्चर शुरू नहीं हुआ, सामान्य बातें ही चल रही हैं, लेकिन इन सामान्य बातों से आपका 6 या 7 क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला ये प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम 2-3 दिन में इतना लिखवाया जाए कि 50% आपका क्वेश्चन कवर हो जाए। उसके बाद 50% के लिए डिटेल में तो पढ़ाया जाएगा। देखिए जूरिस्प्रूडेंस में हम कुछ किताबें लिखवा रहे थे कि किस किताब के लेखक या राइटर कौन है। एक क्वेश्चन इस मॉडल से बनता है। देखिए तो कहाँ तक लिखवा गया, विलेज कम्युनिटी लिखवा दिया गया था। इसके बाद आपका अगला ये देखिए तो लॉ ऑफ पोजेशन लिखवा गया था। लिखिए भाई अगला किताब का नाम लॉ ऑफ पोजेशन। लॉ ऑफ पोजेशन यानी कि कब्जे की विधि, हिंदी में कहते हैं कब्जे की विधि। लॉ ऑफ पोजेशन ये किताब सेवनी ने लिखी थी। सेवनी। अगला किताब का नाम लिखिए डी जुरे एक टेसिस। डी जुरे एक पेसिस। डी जुरे एक पेसिस। इस किताब के लेखक है आपका ह्यूगो ग्रोसियस। डी जुरे एक पेसिस। इस किताब के जो राइटर है, लेखक है, वह आपका है ह्यूगो ग्रोसियस। इनका भी सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है, आगे पढ़ाया जाएगा। अगला लिखिए जो काफी पूछा जाता है, ये जो लिखा जा रहा है अंडरलाइन कर लीजिएगा। द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। द प्रोविंस ऑफ jurisprudence। The province of jurisprudence determined। ये किताब लिखी है जॉन ऑस्टिन। अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी यूपीजे में आ चुका है। जॉन ऑस्टिन। अगला लिखिए किताब द लिमिट ऑफ। अगली किताब जॉन ऑस्टिन। द लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। द लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। ये जर्मी बेंथम ने लिखा। इस पुस्तक के राइटर हैं जर्मी बेंथम। अगला किताब लिखिए लॉ, लिबर्टी एंड मोरालिटी। लॉ, लिबर्टी एंड मोरालिटी। लॉ, लिबर्टी एंड मोरालिटी। इस किताब के लेखक हैं प्रोफेसर H.L.A. हार्ट। प्रोफेसर H.L.A. हार्ट। बताइए।
चल रही है, सो रहे हैं क्या? हाँ भाई, अब सोने का समय है। यूपी से भी आने ही वाली है। मैं बता दिया जो देखिए, आपका सब कुछ सही रहा तो जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में पूरा चांस है यूपी जे की वैकेंसी आ जाए। कल पता कराया गया था, आपका बता दिया। तो जिन लोगों एक पद आपका भी 99 पद है फिलहाल, और सरकार से भाई लेटर लिखा गया है कि और पद हो तो इसे भेजिए ताकि इसी में ऐड करके निकाला जाए। तो अगर सरकार 1-1.5 माह में नहीं भेजती है तो आपका फिलहाल 99 पद निकल जाए, मैंने वैकेंसी। वैसे चांस है कि आपका 250-300 आ सकता है पद, क्योंकि खाली है पद और सरकार से यहाँ लेटर भेजा जाता है ना। भाई लेटर बाजी होती है, मौखिक तो होता नहीं। आयोग लेटर भेजता है, सरकार लेटर। तो आपका कल पता कराया गया था तो 99 पोस्ट अभी आयोग में है पड़ी हुई। तो आयोग इसलिए नहीं निकाल रहा है, ये 5-6 मास है कि आप और वैकेंसी आ जाए तो ये कहीं बार निकाला जाता है। ये भाई देखिए, अगर सरकार भेज देती है उधर से सचिवालय से आता है तो ये कहीं बार निकलेगा। यानी कि मान के चले कि फरवरी तक में हर हाल में वैकेंसी यूपी जे की आ जाएगी। अगला देखिए भाई, इस प्रकार आपका जो किताब लिखवाई गई और कुछ जगह छोड़ देनी है किताब के बाद, यानी कि 10 लाइन कम से कम छोड़कर अब लिखना है। इसलिए लिखना है 10 लाइन छोड़कर कि हो सकता है कि पढ़ाते समय कुछ नई किताबें मिले और उसको लिखवाया जाए। तो भाई 10 लाइन छोड़कर लिखिएगा। जब भी कोई नई किताब मिलेगी तो यही आपको ऐड करवा दिया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि एक जगह सभी किताबों का नाम और लेखक आपका मिलेगा। 10 लाइन छोड़कर लिखना है। आइए अगले मॉडल पर चला जाए। जो स्टूडेंट्स में जो अगला मॉडल बनता है 2 या 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं जो अब लिखवाया जा रहा है। वह ये बनता है कि आपका प्रिंसिपल या सिद्धांत बनता है और उस सिद्धांत के प्रतिपादक या उस सिद्धांत के क्रिएटर कौन है या उस सिद्धांत के देने वाले कौन है उसका नाम पूछा जाता है। तो हेडिंग बना लीजिए, सिद्धांत और प्रतिपादक। 2 क्वेश्चन सेट रहता है यहाँ से, जे में या किसी में। हेडिंग एक अलग से अपनी बनाइए, सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल, और दूसरा हम लिखवाएंगे प्रतिपादक। प्रतिपादक का मतलब कि इस सिद्धांत को किस विद्वान ने दिया, और यहाँ से फिर बता दिया जाए क्या समय साल भी अब आप देखते रहिए, आज के बाद साल पेपर भी देखते रहिए और ये भी देखना है कि क्या लगभग 50% क्वेश्चन साल में क्या इन जो 4-5 दिन के अंदर जो पढ़ाया जाएगा, मैंने पढ़ाया गया भी है और पढ़ाया क्या आ रहा है कि आपका भी कर्तव्य है कि जाकर साल पेपर स्टूडेंट का क्या करिए शुरू, और तो भाई डिटेल हम पढ़ाएंगे। आपका मैंने ये जो मॉडल बताया जा रहा है फिर एक बार बताया जाए, कम से कम 2 क्वेश्चन कहीं गया नहीं, अधिकतम 3 भी आ सकता है। यानी कि विधिशास्त्र में कुछ विद्वानों ने उस सिद्धांतों को बताया है और उसी सिद्धांतों को अब एक जगह जो 25-30 सिद्धांत हैं इसको रट्टा मारना है, चाहे समझ में आए ना आए, समझाया जाएगा बाद में। फिर भी मैं 2-2 लाइन आपको बता दूंगा, लेकिन अलग से इन्हें समझना है बाद में डिटेल में। तो आइए लिखिए, पहला सिद्धांत आइए, उपयोगितावाद का सिद्धांत। पहला लिखिए, उपयोगितावाद का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक या इस सिद्धांत के क्रिएटर जो थे वह जर्मी बेंथम है।
प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी कहा जाता है भाई। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी यानी कि उपयोगितावाद का सिद्धांत, इस सिद्धांत को देने का श्रेय किसको जाता है? तो जर्मी बेंथम। तो प्रतिपादक कौन है इस सिद्धांत के? जर्मी बेंथम। देखिए आराम से, देखिए नियम आपका ये होना चाहिए कि जर्मी बेंथम ने जितने सिद्धांत दिए हैं उन सभी सिद्धांतों को एक जगह आपको एकत्र कर लेना है। तो आखिर जर्मी बेंथम ने और कौन कौन सा सिद्धांत दिया? तो जर्मी बेंथम ने जो सिद्धांत दिया उसको एक जगह ही मैं लिखवाऊंगा। दूसरा इन्होंने सिद्धांत दिया सुख दुख का सिद्धांत। लिखिए दूसरा, सुख दुख का सिद्धांत, पेन एंड प्लेजर कहा जाता है। सुख दुख का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत भी किसने दिया है? आपका जर्मी बेंथम। एक लाइन समझाते भी रहा है भाई, ताकि हल्का हल्का दिमाग में अभी बैठ गए। सुख दुख का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि जर्मी बेंथम ये कहते हैं कि आपका कह सकते हैं कि जो व्यक्ति कानून का पालन करता है कानून उसे इनाम देता है, सुखी रखता है, और जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो ये कानून उसे प्रपीड़न पोषण अर्थात उसे दुख देता है। तो देखे रहे दुख कैसे देता है? तो जेल में भेज क्या करते हैं? मृत्युदंड देकर, कारावास देकर, जेल आपका कह सकते हैं संपत्ति जब्त करके इत्यादि। अगला लिखिए, इनका जो अगला सिद्धांत है जर्मी बेंथम का, ये पूछा गया डॉग लॉ का सिद्धांत। डॉग लॉ डायरेक्ट पूछा गया यूपीजे में। डॉग लॉ का सिद्धांत किसने दिया? तो जर्मी बेंथम ने। देखिए डॉग लॉ होता क्या है ये आपका बताया जाए। देखिए जो डॉग लॉ का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया वह सिद्धांत आपका कह सकते हैं कि जुडिशियल प्रेसिडेंट यानी कि न्यायिक पूर्व निर्णय के माने निर्णय को लेकर है। न्यायिक पूर्व निर्णय में होता क्या है पहले ये समझिए, आगे डिटेल में बताना है। न्यायिक पूर्व निर्णय या नजीर में बताया था, या आपका कह सकते हैं कि जुडिशियल प्रेसिडेंट में क्या होता है। तो न्यायालय कोई निर्णय देता है और उस निर्णय द्वारा कोई विधि बना देता है, लेकिन न्यायाधीश हमेशा यही कहते हैं कि मैं विधि का या लॉ का केवल इंटरप्रिटेशन करने वाला हूँ, व्याख्या करने वाला हूँ, और मैं लॉ का निर्माण नहीं करता। यानी कि हमेशा जज यही कहेंगे कि मैं लॉ कहाँ बनाता हूँ, मैं विधि कहाँ बनाता हूँ। विधि का निर्माण तो कौन करती है? विधायिका, लेजिस्लेचर करती है। मैं तो केवल उस कानून की क्या करता हूँ? व्याख्या। तो जर्मी बेंथम इस पर कटाक्ष करते हैं, कमेंट करते हैं, और कमेंट ये करते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने कुत्ते के लिए तो कानून बनाऊंगा, मैं कुत्ते के लिए थोड़े कानून बनाऊंगा, लेकिन फिर भी चोरी छिपे कुत्ते के लिए क्या बनाता है? नियम। उसी प्रकार ये न्यायाधीश है, ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं लॉ के निर्माण करता हूँ, लेकिन चोरी छुपे निर्णय के माध्यम से किसका सृजन कर देते हैं? लॉ। ये आपका जर्मी बेंथम डॉग लॉ याद रखिएगा। को किसने दिया है? जर्मी। अगला ये जर्मी बेंथम का एक और आपका कोटेशन आता है, यूपीजे में आ चुका है। लिखिए प्राकृतिक अधिकार, कोटेशन लिखिए या सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी औलाद है, यानी कि नेचुरल राइट।
प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी औलाद है, औलाद समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए भाई, औलाद मतलब कि आपका बच्चा, यानी कि पुत्र पुत्री ना, तो लिख लीजिए। लिखिए औलाद कहा जाता है गाँव में। देखिए, प्राकृतिक एक अधिकार एक ऐसी औलाद है, औलाद को लिख लीजिएगा सन, मैंने डॉक्टर सन दोनों, यानी कि शिशु लिख सकते हैं। औलाद है उसको लिख लीजिए कोर्ट में ना आए, जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा है, जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ, लिख लीजिए तब समझा, ये भी जर्मी बेंथम का ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जर्मी बेंथम महोदय प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल अधिकार या ईश्वरीय विधि को मानने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि प्रकृति ने कोई राइट हमें नहीं दिया, जो भी राइट हमें मिला है सावरेन यानी कि संप्रभु ने दिया। और मैं आपको बताया था शुरुआती दौर में नेचुरल स्कूल प्राकृतिक विचारधारा और प्राकृतिक विचारधारा के विरोध स्वरूप ही कौन सी विचारधाराएं जन्म ली थी? आपका ऐतिहासिक और ये विश्लेषणात्मक से हटाए थे, बताया जाएगा जो ये आपका जर्मी बेंथम। अब ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने कहा था कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी कि विधि संप्रभु का समादेश। तो ये जर्मी बेंथम ये कहे थे और इसकी व्यापक व्याख्या जॉन ऑस्टिन ने की। तो लिखिए सर्वप्रथम, सर्वप्रथम लगा कर लिखिएगा, सर्वप्रथम यह किसने कहा था कि, देखिए सर्वप्रथम जरूर लगाइएगा, यानी कि फर्स्ट। सर्वप्रथम यह किसने कहा था कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी कि विधि संप्रभु का समादेश है। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी कि विधि संप्रभु का समादेश है। अगर ये क्वेश्चन आपका आए तो जर्मी बेंथम ही मारना है। देखिए इसीलिए मैं सर्वप्रथम मैं लिखवाया हूँ। ये अगर क्वेश्चन आए तो क्या मारना है? जर्मी बेंथम। इसके बाद आपका अगला सिद्धांत लिखिए भैया, अगला सिद्धांत लिखिए विधि का शुद्ध सिद्धांत, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। विधि का शुद्ध सिद्धांत या विधि का विशुद्ध सिद्धांत। विधि का शुद्ध सिद्धांत ये भी बहुत पूछा गया है कि विधि के शुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह विद्वान है हेंस केल्सन। अच्छे से इसको तैयार रखिएगा सब। हेंस केल्सन ने ये कहा, सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को एक एक लाइन जानना है, डिटेल में आगे जानना है भाई। इस सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? आपका ये कहते हैं हेंस केल्सन कि कानून विज्ञान पर ज्यादा विश्वास करते हैं और ये कहते हैं कि जो कानून होना चाहिए वह विज्ञान की तरह शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि ये निश्चित है कि 2 + 2 = 4, उसी प्रकार आपका कानून में भी निश्चितता होनी चाहिए और अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो हर हाल में उसे सजा मिलनी चाहिए। याद रखिए, यानी कि चाहिए हर हाल में। और ये पूरी तरह साइंस पर भरोसा करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो कानून है
इसमें से आपका इतिहास निकाल दीजिए, समाजशास्त्र निकाल दीजिए, अर्थशास्त्र निकाल दीजिए, नैतिकता निकाल दीजिए। जब सब कुछ निकाल देंगे तो जो भाग बचेगा वह विज्ञान की तरह क्या होगा, कानून का शुद्ध। यानी कि फालतू चीजों को क्या करिए, कानून से निकालिए, मोरालिटी भी निकालिए, और जो भाग बचेगा वह आपका प्योर होगा और वही आपका कानून होगा। तो विधि का शुद्ध सिद्धांत या प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसने दिया था? हेंस केल्सन। हेंस केल्सन ने आपका एक और बात बताई थी जो सबसे महत्वपूर्ण है, ग्रैंड नॉर्म का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रैंड नॉर्म। लिखिए उसको, हिंदी में लिखिए, मूल मानक का सिद्धांत। मूल मानक, ग्रैंड नॉर्म, मूल मानक का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक भी हेंस केल्सन थे। और मूल मानक होता क्या है, ग्रैंड नॉर्म होता क्या है? यानी कि इसको लिख लीजिए तब बताया जब पैराग्राफ चेंज करके और लिखे। विधि मानकों का स्तूप है, ये सिद्धांत लिखे आगे, हेंस केल्सन का हो जाए तब बताया। विधि मानकों का स्तूप है, पिरामिड, उसको पिरामिड कहते हैं भाई, स्तूप को। विधि मानकों का स्तूप है या पिरामिड है। अगर ये पूछे कि ये किसने कहा तो आपका क्या जवाब रहेगा? हेंस केल्सन। देखिए इसका मतलब एक लाइन समझना, आगे तो डिटेल में पढ़ना है। ये बताते हैं कि किसी भी देश में एक ग्रैंड नॉर्म या मूल मानक या सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च विधि होती है, और जितने अधीनस्थ मानक रहेंगे ये सर्वोच्च मानक से वैलिडिटी प्राप्त करेंगे, और जो नीचे के कानून है मैंने कि सबऑर्डिनेट लॉ है, ये आपका मूल मानक यानी कि आपका ग्रैंड नॉर्म का वायलेशन नहीं कर सकते। तो जहाँ तक भारत की बात है, अगर हम भारत में देखें तो सर्वोच्च शिखर पर यानी कि पिरामिड के सबसे ऊपर ग्रैंड नॉर्म कौन बैठा है? हमारा संविधान। और जितने ये आपके नीचे के आप पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आपका कैसे मानक हैं? सबऑर्डिनेट मानक हैं। तो केल्सन ये कहते हैं कि जो भी नीचे के कानून होंगे, सबऑर्डिनेट लॉ होंगे, वे कानून ग्रैंड नॉर्म का वायलेशन नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उस मात्रा तक वह वायड, उस लिमिट पर क्या होंगे? एक दो तो कम से कम भारत में उदाहरण दे दीजिए कि आपका संविधान का कोई कानून उल्लंघन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को उस मात्रा तक क्या घोषित किया है? सबसे अच्छा उदाहरण आईपीसी में मिलता है। आईपीसी की धारा 303 यानी कि 3034 आपका 497 यानी कि 497 और 337, ये हमारे ग्रैंड नॉर्म मतलब कि भारत में कौन संविधान का क्या करते थे? वायलेशन, विपरीत थे। तो आपका ग्रैंड नॉर्म लागू होगा कि अन्य नॉर्म लागू होंगे? ग्रैंड नॉर्म। तो सबसे ऊपर कौन रहेगा? मूल मानक या ग्रैंड नॉर्म? बता जाएगा। आगे लिखिए आपका अगला सिद्धांत लिखिए भाई, लोक चेतना या अंतः चेतना या अंतर चेतना। लोक चेतना या अंतर चेतना एक ही है, या अंतर चेतना।
तीनों आवली कावली करके लिखिए। लोक चेतना, अंतः चेतना या अंतर चेतना, ओकजिस्ट कहा जाता है। इंग्लिश में ओकजिस्ट। ओकजिस्ट का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी आपका काफी पूछा जाता है, तो लिखिए सैवनी ने। ओकजिस्ट का सिद्धांत किसने दिया, सैवनी ने दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ आपका। ओकजिस्ट का मतलब होता नेशनल स्पिरिट। नेशनल स्पिरिट का मतलब होता है हिंदी में राष्ट्रीय चेतना। तो ये आपका कहना क्या चाहते हैं आपका सैवनी महोदय, ये फिर एक बार इनके बारे में बता दिया जाए। सैवनी महोदय हिस्टोरिकल स्कूल के जन्मदाता थे और इन्होंने सब ये जन्मदाता थे, ये जर्मनी के थे और इन्होंने कल्पना या प्राकृतिक विधि का विरोध किया और ये कहा कि प्राकृतिक विधि सही नहीं है, बल्कि जो समाज कानून बनाता है, जो सोसाइटी कानून बनाती है, वही कानून सही होता है। तो सोसाइटी कैसे कानून बनाती है, नेशनल स्पिरिट कैसे आता है, तो जब एक विषय के बारे में समाज के ज्यादातर लोग एक जैसा व्यवहार करने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि उस राष्ट्र में उस बात को लेकर चेतना जाग गई है। तो आइए देखा जाए उदाहरण, जैसे कि पवित्र अग्नि के समय 7 फेरे लेकर विवाह करना। तो आपका सैवनी ये कहते हैं कि अगर किसी देश के ज्यादातर लोग इस परंपरा का क्या करने लगे, पालन, तो ऐसी दशा में ये माना जाएगा कि उस राष्ट्र में उस प्रथा को लेकर स्पिरिट या चेतना आई है और राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई है। इसी को नेशनल स्पिरिट भी कहा जाता है। याद रखिए, राष्ट्रीय भावना यानी कि एक विषय को लेकर पूरा देश क्या हो गया है, एक, इसी को भाई राष्ट्रीय भावना कहते हैं। और ये जो नेशनल स्पिरिट है बहुत खतरनाक होता है, मैं बता रहा हूँ। इस आधार पर चुनाव हारे भी जाते हैं, जीते भी जाते हैं, और इसका सबसे उत्तम उदाहरण मैं जो आपका बता रहा हूँ, एक आपका मोदी जी का भी और दूसरा ट्रम्प महोदय का। देखिए जब पहली बार जब ट्रम्प महोदय जीते थे तो उन्होंने एक वाक्य बोला था कि पहले अमेरिकन नागरिक, उसके बाद के नागरिक, यानी कि अमेरिका केवल अमेरिका के नागरिकों के लिए है और मैं बाहरी लोगों को यहाँ प्रवेश नहीं करने दूंगा और नौकरियों को अमेरिका के लोगों को दूंगा। ये जो राष्ट्रीय भावना उन्होंने जगाई लोगों में, इस आधार पर वह जीत गए। लेकिन हमेशा ये भावना काम नहीं करती, कुछ समय तक काम करती है। जैसे मोदी जी हैं, आपका जब आप नहीं जीते थे ये, तो इनका भाषण सुनिएगा, कांग्रेस पर कितना अटैक करते थे और हमेशा पाकिस्तान को कोसते थे और ये कोसते थे कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, मैं होता तो ये करता वो करता, कि 2 के बदले 20 सिर लाता इत्यादि जो भी कहे हो। लेकिन पुराना भाषण देखते तो आग उबलते हुए दिखाई देंगे। और जब सरकार, राष्ट्रीय भावना इसी को कहते हैं कि हम पाकिस्तान को ये करेंगे वो करेंगे और युद्ध का माहौल जैसे बना दीजिए और लोगों में देश के प्रति क्या उत्पन्न हो जाएगी, भावना। और जैसे ही भावना उत्पन्न हुई उसी का यूज करिए मतलब उस भावना के आधार पर आप क्या ले लीजिए, जिसे जातीय भावना भी आपका, धार्मिक भावना, तमाम भावनाएं उभारी जाती है।
इसी को नेशनल स्पिरिट कहा जाता है। तो ये डिटेल में हमें कहाँ पढ़ना है, 7 के बारे में। अगला ये भाई, अगला सिद्धांत देखिए आपका, परिस्थिति से संविदा की ओर, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। अगला सिद्धांत लिखिए, परिस्थिति से, परिस्थिति माने हैसियत, तो सुना है आसान भाषा में लिखिए। परिस्थिति मतलब हैसियत, हैसियत मतलब स्तर होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, या परिस्थिति से संविदा की ओर का सिद्धांत। ये सिद्धांत आपका सर हेनरी मेन ने दिया था, लिख लीजिए, बहुत पूछा जाता है। सर हेनरी मेन। आइए, स्टेटस में क्या होता है आपका, यानी कि देखिए आपका स्टेटस यानी कि हैसियत में क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। इसको वर्तमान समय से जोड़कर आप पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। देखिए, हैसियत में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है और उसकी इच्छा या उसकी स्वतंत्रता दूसरे पर निर्भर करती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में व्यक्ति स्वतंत्र होता है। ये याद रखें। तो इसमें व्यक्ति की फ्रीडम या स्वतंत्रता या लिबर्टी ज्यादा होती है कॉन्ट्रैक्ट में, और इसमें कम होती है हैसियत में। हैसियत में व्यक्ति दूसरे पर निर्भर करता है, ये भी याद रखिए। और इसका अच्छे से 3 उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण आपका प्राचीन काल का देखा जाए, प्राचीन काल में कह सकते हैं कि महाभारत में मिलता है कि युधिष्ठिर अपनी पत्नी को जुए में क्या हुए, हार गए। इसका मतलब हुआ कि पत्नी की व्यक्तित्व जो था वो पति पर निर्भर करता था, और पति चाहे तो पति की हैसियत ये थी कि वह अपनी पत्नी को जुए में भी क्या कर सकता था, हार सकता था। ये आपका स्टेटस है। और अगर संविदा रहती तो ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि पत्नी का व्यक्तित्व अलग और पति का क्या होता है। तो तुरंत एक क्वेश्चन आपका कह सकते हैं, बताया भी गया था, नया क्वेश्चन है कि एविडेंस की कौन सी धारा पति पत्नी को सेपरेट या पृथक व्यक्ति मानती है, यानी कि संविदा की ओर इशारा करती है। 120 बताया गया था। आ सकता है बिल्कुल नया क्वेश्चन बिहार में भी, कौन सी धारा पति पत्नी को अलग व्यक्ति मानती है एविडेंस की। 120 पति के खिलाफ पत्नी सक्षम साक्षी और पत्नी के खिलाफ कौन, एक रहते तो कहाँ होते गवाह। ये याद रखिए। अभी 1-2 उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण, अभी नए उदाहरण एकदम कम है, पहले प्राचीन काल से उदाहरण देखा जाए। प्राचीन काल में उदाहरण आप राजा हरिश्चंद्र का देख सकते हैं, जहाँ की उन्होंने माने धर्म की, अपने वचन की रक्षा के लिए पत्नी और बच्चे को बेच दिया। तो ये हैसियत थी, यानी कि बच्चे और पत्नी स्वतंत्र नहीं थे, वो पिता पर क्या थे, निर्भर। लेकिन भी लगाना है। पहले दास होते थे भाई, और दासों को संपत्ति माना जाता था, और जिस प्रकार वाहन, घोड़ा, कुत्ते, बिल्ली बेचे जाते थे, उसी प्रकार मार्केट में क्या बेचे जाते थे दास। लेकिन समय बदला, और समय के बदलाव के साथ साथ नियम भी बदला, और आंदोलन हुआ दास मुक्ति इत्यादि का, और आपका व्यक्ति स्वतंत्र हो गए। तो सर हेनरी मेन कहते हैं कि अब तक जो आपका प्रोग्रेसिव सोसाइटी या विकासशील समाज है, अगर हम देखें तो उसका विकास स्टेटस टू कहाँ रहा है, यानी कि हैसियत भंग होती है और धीरे धीरे व्यक्ति
स्वतंत्र होता है। और सबसे अच्छा उदाहरण आपका वर्तमान में अभी 2018 का जो केस आया आपका सुप्रीम कोर्ट का, जो सेक्साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस हैं ये शुद्ध रूप से स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की ओर इशारा करता है। अब देखिए इसमें होता क्या था, ये बताया जा रहा है कि स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इतना लंबा, याद रखिए, अच्छे से याद रखिए। देखिए भाई इसको, अब एडल्ट्री आचार कर्म आपका आईपीसी की धारा 497 के तहत अपराध था। इसमें होता क्या था कि पति और पत्नी और तीसरा एक व्यक्ति होता था, और यानी कि बी और सी आपस में रिलेशन बनाते थे और ए पीड़ित होता था। बी या स्त्री दंड नहीं पाती थी, केवल जार दंड पाता था, और मुकदमा सी के खिलाफ हो कि न ये पति की इच्छा पर निर्भर करता था, यानी कि कौन विक्टिम या आहत या पीड़ित होता था। अगर हस्बैंड रजामंद होता तो ये अपराध होता ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया कि हजूर ये तो आर्टिकल 14, 15 और 21 का घोर उल्लंघन है, वायलेशन है। आर्टिकल 14 कहती है समता का अधिकार। तो जार जो था, जार ये कहता था कि जब स्त्री दोषी नहीं तो मैं क्यों, ये तो समता के अधिकार का क्या है, वायलेशन। फिर अनुच्छेद 15 में कहता था कि भाई आपका लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर जब विभेद रोका गया है तो जेंडर के आधार पर विभेद क्यों। और आर्टिकल 21 में जोसेफ साइन ने ये कहा कि भाई आपका मैंने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड फ्रीडम दिया गया है, तो पत्नी की इच्छा पति पर क्यों निर्भर करे। पति की है माने व्यक्तित्व अलग होना चाहिए और पत्नी का अलग होना चाहिए। पत्नी पति की प्रॉपर्टी थोड़े हैं कि आपका पत्नी के साथ अपराध हुआ तो माने पति पीड़ित होंगे। पत्नी का व्यक्तित्व अलग और पति का क्या है अलग, यानी कि पति की हैसियत पर पत्नी की हैसियत निर्भर नहीं करती। पत्नी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है तो कॉन्ट्रैक्ट में स्वतंत्रता होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी तर्क स्वीकार किए, और पिछली बार यूपीजे में आया भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं है, और 497 धारा को क्या घोषित कर दिया। यानी कि आपको कुल मिलाकर ये बताया गया एक लाइन कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत किसने दिया, तो सर हेनरी में। अब ये जो हमने बताया, तो जब इनका सिद्धांत डिटेल में चलेगा तब आपका कर सकते हैं कि हम और डिटेल में बताएंगे, इतने से नहीं हो जाएगा। अगला इनका सिद्धांत लिखिए। आपका अगला सिद्धांत ये बनता है कि किसने समाज का तुलनात्मक अध्ययन किया। लिखिए, मैंने विधि का तुलनात्मक अध्ययन, ये समाजों को बंटवारा किया। लिखिए, विधि का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लॉ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। विधि का तुलनात्मक अध्ययन किसने किया, तो वह थे सर हेनरी में। याद रखे कौन थे, सर हेनरी में। यानी कि इन्होंने आपका तमाम कानूनों का अध्ययन किया और उसमें एक समानता पाई। अब क्या समानता पाई वो आगे बता जाएगा। अगला लिखते भाई। हाँ, समाज को किसने, आगे लिखिए, समाज को किसने दो भागों में बांटा। दोनों भाग भी लिखिए। समाज को किसने दो भागों में, दोनों भाग यही लिख लीजिए। स्टैटिक यानी कि स्थिर
या प्राचीन भी कहा जाता है। स्टैटिक यानी कि स्थिर, प्राचीन इसको कह सकते हैं स्टैटिक, तथा प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब कि प्रगतिशील या विकासशील। तो एक शब्द लिखिए, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव सोसाइटी। फिर एक बार देखिए, इसमें समाज को दो वर्गों, स्थिर तथा गतिशील, वही विकासशील होता है, एक ही शब्द है, गतिशील में बांटा। ये पूछा गया। तो सर हेनरी में लिख लीजिए, सर हेनरी में। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन अच्छा बना है यूपीजे में, नेट में भी एक क्वेश्चन आ चुका है। जो लोग भाई एलएलएम आपका किए हैं, नेट दे रहे हैं, उनके लिए भी आपका चलेगा। आपका इसके विपरीत नियम पूछा गया है, और जो इसका विपरीत नियम है कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस। लिखिए, संविदा से प्रायश्चित की ओर का सिद्धांत। याद कीजिए में संविदा से प्रायश्चित की ओर का सिद्धांत। संविदा से प्रायश्चित की ओर का सिद्धांत, इस सिद्धांत को देने वाले हैं या प्रतिपादक C.K. एलन। C.K. एलन, ये जरूर याद रखिए। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। C.K. एलन ये बताते हैं कि अब समाज रिवर्स गियर में जा रहा है। रिवर्स गियर का मतलब ये हुआ कि पुनः कॉन्ट्रैक्ट से किस ओर जा रहा है, स्टेटस, और व्यक्तियों को स्टेटस के आधार पर अधिकार दिए जा रहे हैं। तो इसका आपका इंटरव्यू में जो लोग एलएलएम किए रहते हैं उनसे पूछा जाता है कि ये जो रिजर्वेशन अनुच्छेद 16 में दिया गया है, ये बताइए ये स्टेटस के आधार पर दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, यानी कि हैसियत के आधार पर दिया गया है कि संविदा के आधार पर। तो ये संविदा के आधार पर नहीं, बल्कि कुछ वर्गों के स्टेटस के आधार पर। इसीलिए C.K. एलन कहते हैं कि धीरे धीरे पुनः समाज क्या हो रहा है, रिवर्स गियर में जा रहा है, यानी कि फिर से आपका संविदा से किस ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे हैसियत। ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, C.K. एलन। और इसका उत्तम उदाहरण मैंने पूछा गया इंटरव्यू में। तो जो रिजर्वेशन है ये शुद्ध रूप से आपका स्टेटस पर आधारित है, और ये कह सकते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट टू किस ओर सिद्धांत दिए जा रहा है, संविदा से पुनः कहा जा रहा है रिवर्स गियर में। अगला सिद्धांत लिखिए भाई आपका, लिखिए सोशल सॉलिडिरिटी का सिद्धांत। सोशल सॉलिडिरिटी इसको कहते हैं सामाजिक पारस्परिक निर्भरता का सिद्धांत। सामाजिक पारस्परिक निर्भरता का सिद्धांत। दूसरी भाषा में इसी कॉपी करके लिखिए, मैं इंग्लिश वर्जन तो एक ही है। अन्योन्याश्रिता का सिद्धांत, इंग्लिश वर्जन एक ही रहेगा। अन्योन्याश्रिता, अन्योन्याश्रिता का मतलब ये हुआ कि दूसरे पर निर्भर करने का सिद्धांत। अन्योन्याश्रिता का सिद्धांत। तीसरी भाषा में लिखिए, एक दूसरे पर निर्भर होने का सिद्धांत। एक दूसरे पर
निर्भर होने का सिद्धांत। लिखिए इसमें भाई, इसके प्रतिपादक आपका है ट्विगिट या डिग्वी, कहीं कहीं ट्विगिट भी देता है, डिग्वी 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 भी लिख सकते हैं, या कहीं कहीं ट्विगिट ट्विगिट भी लिखा जाता है, दोनों एक ही हैं, चाहे डिग्वी लिखे या क्या लिखे ट्विगिट, ये नहीं कि एक ही है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आज की सामाजिक पारस्परिक निर्भरता का सिद्धांत क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री का थीम क्या है कि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और जितने भी प्रकार के लोग हैं वह सभी अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकते। जैसे कि आपका शिक्षक है तो वह कृषि नहीं कर सकता, विमान नहीं बना सकता, वाहन नहीं बना सकता, लकड़ी के औजार नहीं बना सकता, लोहार का काम नहीं कर सकता, डॉक्टर का काम नहीं कर सकता। यानी कि एक व्यक्ति जिस विषय में स्पेशलिस्ट है वही काम कर सकता है। जब उसको दूसरे चीज की आवश्यकता होती है तो वह समाज के दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है और ऐसी दशा में कह सकते हैं कि उससे वह संव्यवहार करता है। जैसे कि आपको किताब की आवश्यकता पड़ी तो दुकान पर गए, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास गए, पढ़ना हुआ तो यहाँ आए। तो आपका डिग्री कहते हैं कि समाज एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है, और यही जो आश्रितता है यही ला है, यानी समाज की परस्पर निर्भरता ही क्या है, कानून। तो जिस प्रकार समाज के लोग आपस में व्यवहार करेंगे वही क्या बन जाएगा, कानून। तो आपका अगला लिखिए भाई, ये सोशल सॉलिडरिटी ये सोशल सॉलिडरिटी काट दीजिए भाई, सामाजिक समेकता। हाँ वही लिखिए, सामाजिक उसको समेकता भी लिख लीजिए भाई, लिखे ना सामाजिक समेकता। हाँ वही उसी को लिख लीजिए एक और भाषा में, सामाजिक समेकता। उसको आप लिख करके लिख लीजिए सामाजिक समेकता भी दे देता है, या एक दूसरे पर निर्भरता। देखिए आगे आपका देखा जाए, अगला लिखिए भाई, आपका लिविंग लॉ या जीवित विधि का सिद्धांत। अगला सिद्धांत आपको लिखना है लिविंग लॉ, जीवित विधि का सिद्धांत किसने दिया, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इहर्लिच ने ये सिद्धांत इहर्लिच ने दिया। लिविंग लॉ या जीवित विधि का सिद्धांत किसने दिया, इहर्लिच। और कोटेशन यहाँ ये पूछा जाता है कि विधि लोगों का जीवन कानून है, यानी कि लिविंग लॉ है। तो आगे पढ़ाया जाएगा डिटेल में लिविंग लॉ। अगला लिखिए हितों का सिद्धांत, इंटरेस्ट थ्योरी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी या हितों का सिद्धांत किसने दिया, इंटरेस्ट कहा जाता है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन आपका बनता है। अगर ये दे कि हित का सिद्धांत किसने दिया तो आपका जवाब रहेगा, कह सकते हैं कि रुडोल्फ वान इहरिंग। शॉर्टकट में लिखिए केवल इहरिंग,
हितों का सिद्धांत किसने दिया? तो ईहरिंग, ईहरिंग। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हल्का सा घुमा दे कि हितों की व्यापक व्याख्या या स्टेट की वाइड इंटरप्रिटेशन किसने किया? तो राष्ट्र को पाउंड मारना है। लिखिए दूसरा, हितों की व्यापक व्याख्या का सिद्धांत, हितों की व्यापक व्याख्या का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका जवाब रहेगा रास्को पाउंड, रास्को पाउंड। इसके बाद अगला सिद्धांत रास्को पाउंड है, सोशल इंजीनियरिंग अर्थात सामाजिक अभियांत्रिकी। इंग्लिश में कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक अभियांत्रिकी या सामाजिक इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी। इसको लिख लीजिएगा एक बार, सामाजिक अभियांत्रिकी भी लिख सकता है। इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिए, कौन है? सोशल इंजीनियरिंग और हिंदी में सामाजिक अभियांत्रिकी, या एक बार यूपीजे में दिया है सामाजिक यांत्रिकी, यांत्रिकी भी लिख लीजिएगा। या एक बार आधा इंग्लिश आधा हिंदी दिया है सामाजिक इंजीनियरिंग। भाई सतर्क रहिए, सोशल इंजीनियरिंग। और इसी में इंटरव्यू में आपका बहुत क्वेश्चन बनता है। ये रास्को पाउंड दिए थे, लिख लीजिए। इसको समझा दे भाई आपका सोशल इंजीनियरिंग क्या है। देखिए आपका, देखिए यहाँ से भी आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन ज्यादा बनता है। और सोशल बेंच बज रहा है क्या? बदल देते हैं क्लास के बाद, आ जाते हैं आगे। देखिए आगे भाई, आपका सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ठीक समझते रहे, कहना यही दिमाग में बैठाइए, यही काम करेगा आगे भी। और समाज में भी कोई पूछे तो मुंह बंद न रखिए। मोदी जी जैसे मुंह बंद नहीं रखना, मौनी बाबा नहीं बनना है। कोई पूछे तो वहाँ ये सब पढ़ने के बाद क्या करना है? जवाब देना है। ये नहीं कि यहाँ के लड़के कहीं मुंह बंद नहीं रखते, चाहे ट्रेन हो, बस हो, यात्रा करते हो, एकदम, और चाहे परीक्षा हो, कहीं भी मुंह बंद नहीं रखना है। और जो पूछे तो उसका क्या देना है, जाकर समाज में पूछिएगा। जहाँ भी बस ट्रेन, एकदम से लड़के कह सकते हैं कि किसी से दबते नहीं, और 10 क्वेश्चन अधिक करके हमेशा आते हैं। भाई इसमें कोई शक नहीं है। बिहार में भी किए 172, 75, 176 ऐसे ऐसे बैठे यहाँ मैंने वीर बलवान। और इसीलिए भाई आशंका है जब इतना कई लोग चढ़ा दिए पुराने लोग, मेरिट 160 से कम मुश्किल है जाना। क्योंकि 200 लोग तो 150 लोग तो आपका 160 से ऊपर यहीं थे, कोचिंग के पुराने नहीं मिला। भाई अब 700 जनरल में निकलेगा आपका 7-8 तो भी देखना है। भाई अब कितने लोग होंगे फ्री में, तो मेरी हाई जाएगी, इसमें शक नहीं है। तो आगे देखिए भाई, आपका फिर एक बार देखिए, सोशल इंजीनियरिंग को 2-3 तरीके से देखना है। और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आपका बना था वो भी हम बताएंगे। लेकिन आपका देखिए, एक पहले उदाहरण रास्को पाउंड ने दिया है। मान लीजिए कि आपका किसी ये नदी है और एक गांव नदी के इस किनारे कुछ लोग हैं और इस किनारे, ठीक। अब नदी पार होने का कोई रास्ता नहीं है, तो एक इंजीनियर क्या करता है कि इस नदी पर पुल बनाता है। और पुल में रॉ मटेरियल यानी कि सरिया का यूज किया, सीमेंट का यूज किया, बालू का, ईंट का यूज किया, और इस नदी पर क्या बना दिया? पुल। और जब पुल बन गया
तो इस किनारे और इस किनारे के लोग आपस में एक दूसरे में हिल मिल गए, यानी कि क्या हुए, आने जाने लगे। अर्थात इंजीनियर ने क्या किया, ध्रुव विरोधी किनारों को एक जगह एकत्र कर दिया, यानी कि इसी को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। यानी कि इस किनारे और इस किनारे में दूरी थी, तो इंजीनियर ने किया क्या कि इस नदी पर पुल बनाकर इस दूरी को क्या किया, और जैसे ही ये दूरी कम होगी, अब लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे जुलेंगे, और जो ये सामाजिक दूरियां हैं कम होंगी, तो समाज का विकास हो। यही आप सामान इधर से उधर जा सकता है, भाई हर एक चीज आ जा सकता है। सेम इसी प्रकार रास्को पाउंड ये सेम इसी प्रकार इसी तर्ज पर कहते हैं कि समाज में लोग रहते हैं और उनके इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट का मतलब उनका डिजायर हो गया, इच्छा हो गई, डिमांड हो गई, यानी कि मांग हो गई या इत्यादि। और ये जो व्यक्तियों की इच्छाएं हैं, ये कह सकते हैं आपका भिन्न भिन्न होती है। तो जब भी कानून बनाया जाए तो व्यक्तियों के हितों में कहाँ टकराव है उसको खोजा जाए, और कानून ऐसा बनाया जाए जो अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक क्या करे, कल्याण। इसी को हम एक लाइन में क्या कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग, और इसका यूज भी किया जाता है। तो आपका रास्को पाउंड का सोशल इंजीनियरिंग ये है कि जो हित हैं लोगों के, यानी कि जो विचार में टकराव है, उस टकराव को क्या किया जाए, कम। और जैसे ही कम होगा तो समाज तेजी से क्या करेगा, कर। और लास्ट में उदाहरण आपका मोदी जी ने भी यही किया, लेकिन जो उदाहरण पूछा गया था मायावती जी पर ज्यादा पूछा गया था। देखिए मायावती जी ने किया क्या था भाई, यही सोशल इंजीनियरिंग का यूज किया था। जो ये उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के हितों में टकराव था, तो मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड खेला और उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को एक प्लेटफॉर्म पर लाया, और ये दोनों वर्ग मिलकर मायावती जी को क्या किए, वोट किए, और वोट की चोट से ये क्या बन गए, मुख्यमंत्री। ये क्या बन गए, लेकिन आपका दिक्कत ये आ गई कि जो इनके हितों में टकराव था वो कम करने का प्रयास किया गया, कम हुआ भी, लेकिन बाद में फिर हित टकराए और ये दोनों वर्ग फिर क्या हो गए, अलग अलग। तो दूसरी बार मायावती जी नहीं जीत पाई क्योंकि अलग अलग हो गए थे वर्ग दोनों। और आपका कह सकते हैं कि दोनों वर्ग मिलकर वोट ही नहीं दिए, यानी कि मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग का एक बार कार्ड खेला, वो सफल भी था। तो आपका इसमें कोई शक नहीं है, ये जो कार्ड होता है कभी का सफल भी हो जाता है, लेकिन कभी का क्या होता है, असफल भी। जैसे कि आपका अखिलेश जी और मायावती जी ने ये कार्ड खेला, लेकिन आपका मायावती जी इसमें सफल रही थी और अखिलेश जी क्या हुए, क्योंकि अखिलेश के वोटर मायावती जी को वोट दिए थे और मायावती जी के वोटर मोदी जी को दे दिए थे, इसीलिए अखिलेश की सीट क्या हो गई, अखिलेश जी की कम। इसी को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार भाई समय भी हो गया, 15 मिनट ब्रेक रहेगा, फिर CPC चलेगी भाई। देखिए पहला पीरियड में एब्जॉर्बेंसी चलेगा, मैं बता दूं हमेशा। सेकंड में आपका चलेगा CPC, क्योंकि जो स्टूडेंट्स भाई कितना जरूरी